हाय दोस्तों, मैं बिमल सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमल क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं यूपीएससी एक परीक्षा की रणनीति के बारे में, जो कि आपका प्री है, मेंस एग्ज़ाम है, आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू है, उसको फेस करने के लिए आपको किस बेस से तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन, इसकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इसमें कितने अटैम्प्ट हम दे सकते हैं, कितनी इसकी कट ऑफ जाती है, इसमें हम सब बात करने वाले हैं आज इसमें यूपीएससी परीक्षा रणनीति में। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही अच्छा बनाया गया है, एक अच्छे कंटेंट के साथ बनाया गया है, तो बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ये मैं श्योर बता रहा हूँ आपको। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अपने जो भी डाउट हैं वहाँ भी आप पूछ सकते हो। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि अब इस चैनल पर आपका यूपीएससी का बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा और आपके प्री और मेंस के एग्ज़ाम को बिल्कुल एक अच्छे ढंग से अच्छे कंटेंट के साथ कवर किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। क्योंकि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मुझे बच्चों के पर्सनली मैसेज आ रहे हैं, सर कितने घंटे पढ़ाई करें, सर कितना सिलेबस कवर कैसे करें, सर कैसे तैयारी करें, क्या है सर क्या नहीं है, सब इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यूपीएससी क्या है। बच्चों को ये नहीं पता है यूपीएससी क्या है, वो बस तैयारी कर रहे हैं कि हाँ यूपीएससी की हम तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है, संघ लोक सेवा आयोग क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत की संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। यूपीएससी जो है वो भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। यानी कि जो लोक सेवाएं होती हैं उनके लिए जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं या पदाधिकारी बोल सकते हो नियुक्त किए जाते हैं, उनके लिए यूपीएससी परीक्षा का संचालन करता है। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत, हमारा संविधान है उसके भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा के आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना अक्टूबर 1926 को हुई। भारत के स्वतंत्र होने पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत 26 अक्टूबर 1950 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई और ये धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली 110001 में स्थित है। इसके जो अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वो आपके अरविंद सक्सेना हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका यूपीएससी क्या है, वो थोड़ा मैंने बेसिक आपको बता दिया। अब आता है आपका आईएएस या आईपीएस कैसे बने और इसकी तैयारी कैसे करें। तो इसमें हम देखें पहले इस संस्था में सिविल परीक्षा, जो हमारे आईएएस आईपीएस जो परीक्षा यानी कि यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं, इसमें 24 संस्थाएं यानी कि 24 ऐसी वो होती हैं, 24 ऐसी पोस्ट होती हैं जिन पर के यूपीएससी परीक्षाएँ कराता है। जैसे आईएएस हो गया आपका, आईपीएस है, आईएफएस है, एनडीए है, सीडीएस है, जैसी लगभग 24 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन करती है कौन, यूपीएससी। जो उम्मीदवार सिविल परीक्षा में सबसे टॉप रैंक हासिल करते हैं उन्हें आईएएस पदाधिकारी या अधिकारी बनाया जाता है। आईएएस की फुल फॉर्म जो होती है आपकी वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है। आईपीएस की जो होती है वो इंडियन पुलिस सर्विस होती है। ठीक है, अब बात की जाए कि सबसे पहले हमें आईएएस या आईपीएस का सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिना सिलेबस के हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अगर आप एक कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अगर आपको उसका कंटेंट या सिलेबस नहीं पता है तो आप उसको भी क्लियर नहीं कर पाओगे। सबसे मेन बात है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसका क्या सिलेबस है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या लिमिट्स हैं उसमें, क्या क्या उसमें हमें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो सब हमें पहले क्लियर होना चाहिए, तभी हम एक एग्ज़ाम को क्रैक करने में सक्षम हो पाएंगे।
क्योंकि जब हमारे पास सही सिलेबस होगा तब हम सही रणनीति बनाकर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। बिल्कुल श्योर बात है, जब हमारे पास सही सिलेबस होगा, सही रणनीति होगी, तभी हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो सिलेबस क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो जो सिलेबस मैं बताऊं, जो पेपर होता है इसका एग्ज़ाम परीक्षा जो होती है वो 3 चरणों में होती है। नंबर 1 पर आपकी प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम। नंबर 2 पर आपका होता है मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्ज़ाम। नंबर 3 पर आपका साक्षात्कार पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे हम इंटरव्यू भी बोल देते हैं। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा आईएएस की फर्स्ट स्टेज होती है। जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वो प्रारंभिक परीक्षा यानी कि आईएएस यानी कि यूपीएस परीक्षा की पहली सीढ़ी होती है, जिसे क्लियर करने के बाद उम्मीदवार इसकी सेकंड स्टेज यानी मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, जिसे हम मेन एग्ज़ाम बोलते हैं या मुख्य परीक्षा बोलते हैं। अगर आपने प्री क्वालिफाई किया है तभी आप मेंस में बैठने के हकदार हो, अन्यथा बिल्कुल उसके बारे में सोचना भी बेकार है। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल परीक्षा में नई परीक्षा प्रणाली के अनुसार वर्तमान में प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। जो आपका प्री एग्ज़ाम होता है उसमें आपके 2 पेपर, 2 एग्ज़ाम होते हैं। नंबर 1 पे आपका होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट और नंबर 2 पर आपका होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जिसे हम सीसेट बोल देते हैं। सीसेट जो आपका एग्ज़ाम होता है ये केवल क्वालिफाइंग पेपर के रूप में होता है। दोनों प्रश्न पत्र यानी कि दोनों पेपर आपके 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। अब सिलेबस देखते हैं हम। पहला जो हमारा पेपर होता है उसके बारे में। एग्ज़ाम टाइप आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव होता है। टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा। मार्क्स इसमें मिनिमम 200। ठीक है। अब इस प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा क्या नहीं, वो अब इसमें देखिए। नंबर 1 पर आपका वर्तमान मामले यानी कि जो करंट अफेयर्स आप लोग बोलते हो, करंट अफेयर्स का इसमें इतना स्कोर है 50% प्लस ही करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। आपके 6 महीने या 8 महीने या 1 साल के जो भी घटनाएं हैं वही घटनाओं से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, परंतु वो घटनाएं नहीं होंगी, उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे, घुमा करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। इसीलिए करंट अफेयर्स का प्री एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम में बहुत ही बड़ा स्कोर है, बहुत ही बड़ा इसमें इसका चांसेस रहता है 50% से अधिक आने का। तो करंट अफेयर्स को तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना होगा, जिसमें आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के महत्व की वर्तमान घटनाओं पे आपको फोकस देना होगा। नंबर 2 पे आपका सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, जो कि आपके 50% में आते हैं। नंबर 3 पर है आपका भारत का इतिहास। नंबर 4 पर आपका आता है पर्यावरण, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, पर्यावरण पारिस्थितिकी, ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर। अब बात आती है भारतीय राजनीति और शासन की। इसमें इंडियन पॉलिटी जो गवर्नेंस हम बोलते हैं, इसमें आपका संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज आदि ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। विश्व और भारतीय भूगोल यानी कि जियोग्राफी, इसमें अधिकारों के मुद्दे, भारत और विश्व के आर्थिक व भौतिक भूगोल, ये टॉपिक सभी इम्पोर्टेंट हैं इसके लिए। सामाजिक विकास और आर्थिक यानी सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक, इसमें सामाजिक क्षेत्र की पहल, सतत विकास, समावेश, जनसांख्यिकी और गरीबी, इनका बहुत ही बड़ा योगदान इसके अंदर देखने को मिलता है। इन पर अच्छे से फोकस कर लीजिए और आप इसको साथ के साथ नोट भी कर सकते हो। अगर नोट नहीं करते हो तो आप वीडियो को तो देख ही रहे हो, शाम को आपको इसका पीडीएफ भी ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। अब आता है आपका आईएएस सिलेबस फॉर पेपर सेकंड। आपका जो पेपर सेकंड होता है उसके लिए सिलेबस देखिए। सेम शेड्यूल रहता है, 2 आवर्स होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। ठीक है। सीसेट जिसे हम बोलते हैं, एप्टीट्यूड। इसमें आपका समस्या को हल करना और निर्णय लेना यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग। ओके। नंबर 2 है आपका सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे हम जनरल मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। नंबर 3 है आपका समझ यानी कंप्रेंशन। नंबर 4 है आपका डेटा व्याख्या यानी कि डेटा इंटरप्रेशन। नंबर 4 पर आपका आता है विश्लेषणात्मक क्षमता और तार्किक तर्क, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। ओके।
नंबर 4 पे आपका आता है संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल यानी कि इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। इनका आपको सेकंड पेपर यानी कि एप्टीट्यूड सी सेट में देखने को महत्व मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब बात आती है आपकी मेन परीक्षा यानी कि मुख्य परीक्षा की, जिसमें कि आपके 9 पेपर होते हैं। सिविल सेवा परीक्षा का दूसरा चरण मुख्य परीक्षा होती है। उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था, अगर आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो तो ही आप मेंस एग्ज़ाम में बैठने के हकदार हो, अन्यथा नहीं। इसके लिए उम्मीदवारों को लगभग 2 से 3 महीने का समय दिया जाता है। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद आपको 2-3 महीने का समय दिया जाता है मुख्य परीक्षा के लिए। जिस प्रकार प्रारंभिक परीक्षा पूरी तरह वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर आधारित होती है, उसके विपरीत मुख्य परीक्षा में अलग अलग शब्द सीमा वाले वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव थे, इसमें आपको समय शब्द सीमा दी गई होगी कि 50 शब्द में आपको उत्तर लिखना है, 200 शब्द में लिखना है, 250 शब्द में लिखना है। इस तरीके से पूछने को प्रश्न आते हैं। अब आपका जिसमें शब्दों में सही उत्तर लिखना होता है, इससे अच्छी लेखन शैली की आवश्यकता होती है। जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, जितना कर लोगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों के बारे में, कैसे क्या क्या होता है। नंबर 1 पे आपका सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस पेपर 1 होता है। तो उसमें आपका संस्कृति और भारतीय विरासत, विश्व का इतिहास व भूगोल, ये आपका इसमें सिलेबस रहता है पहले पेपर में। नंबर 2 आपका जीएस पेपर 2 होता है। उसमें संविधान, प्रशासन, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सेकंड पेपर यानी जीएस पेपर सेकंड में देखने को मिलते हैं। नंबर 3 पर है आपका सामान्य अध्ययन पेपर यानी जीएस पेपर 3। इसमें आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन। नंबर 4 है आपका जीएस पेपर 4 जो है, इसमें अभिवृत्ति, सत्यनिष्ठा, इससे आपको क्वेश्चन यानी कि प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला है आपका प्रश्न पेपर 5 यानी कि इसमें आपको निबंध लिखने के लिए आता है। नंबर 6 पे आपका आता है वैकल्पिक विषय पेपर 1। इसमें पेपर 1 होता है वैकल्पिक विषय में आपका। अब 7 नंबर पे आपका वैकल्पिक विषय पेपर 2 होते हैं। अब पेपर 8 और 9 यानी 9 पेपर बताए थे मैंने, इसमें आपको 9 परीक्षाएं होती हैं। जो एक होता है आपका इसमें हिंदी का, एक इंग्लिश का होता है। ये केवल आपके क्वालिफाइंग के लिए अनिवार्य है, इसमें आपकी मेरिट वगैरह में कोई भी योगदान नहीं रहता है, ठीक है। अब आता आपका इंटरव्यू जो 3rd स्टेज आपकी होती है, साक्षात्कार जिसे बोलते हैं, वो आपका 275 मार्क्स का होता है। टोटल आपके प्री मेंस और इंटरव्यू को लगा करके 225 नंबर 2025 नंबर बैठते हैं, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में वो बातें बताने वाला हूँ आपको, शायद आपको वो बातें सुन करके यूपीएससी, तो क्या मैं बता रहा हूँ आपको, यूपीएससी से भी बड़ा कोई अगर एग्ज़ाम आता है, वैसे यूपीएससी से बड़ा कोई एग्ज़ाम है ही नहीं इस दुनिया में। अगर आता भी है तो आप उसे भी नहीं छोड़ने वाले हो, अगर उस बात पर अमल भी करते हो 1% भी, मेरी बात बताई हुई बातों पर। 3rd स्टेज पर आपको बताऊँ पैटर्न की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेज में आपका प्रीलिम्स होता है, जिसमें कि आपके 2 पेपर्स होते हैं। नंबर 1 जीएस और आपका सेकंड सी सेट। 200 मार्क्स का होता है जीएस का पेपर, और सी सेट आपका होता है क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि केवल आपको ये क्वालिफाई करना है 33% मार्क्स से। जीएस का पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है, मेरिट में भी आपके काम आता है, जिसकी कट ऑफ 100 के अप्रॉक्स यानी कि 98 या 100 के आसपास जाती है। सेकंड स्टेज में आपका मेंस पेपर होता है, जिसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। 4 जीएस के पेपर यानी कि एक 250 नंबर का होता है। 4 पेपर आपके 1000 मार्क्स के होते हैं। 2 ऑप्शनल होते हैं, वो 500 नंबर के होते हैं आपके, 250 नंबर के। नंबर 3 आपका 2 इंग्लिश और 1 हिंदी का पेपर होता है, जो केवल आपको क्वालिफाई करने हैं। और आपका फिर होता है एक पेपर ऐसे यानी कि निबंध का, जो कि आपका 250 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स जो आपके होते हैं वो 1750 होते हैं, ठीक है। अब आता है 3rd स्टेज पर आपका इंटरव्यू साक्षात्कार, जो कि आपका 275 नंबर का होता है। इनको मिलाकर आपका फाइनल मेरिट जो है वो 2025 नंबर से लगाया जाता है। अब बात करते हैं सिलेबस पे, आते हैं थोड़ा, जो अब मेन बात है आपका पढ़ने वाली बातें हैं उन पर फोकस देते हैं।
एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है क्या, और नोट्स कैसे बनाएं, कितने घंटे पढ़ाई करें। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है या नहीं। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप वास्तव में यूपीएससी एग्ज़ाम यानी सीएसई यानी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका सबसे जो 0 पॉइंट या माइनस पॉइंट बोल सकते हो, वो आपका यहाँ से ही एनसीईआरटी से ही स्टार्ट होने वाला है। आप अगर एनसीईआरटी से अपना बेस क्लियर करते हो तो ही आप कुछ कर पाओगे, अन्यथा यूपीएससी नाम के शब्द को ज़िंदगी से भूल जाइए बिल्कुल भी। क्योंकि एनसीईआरटी आपको 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि आपका कंप्लीट बेस क्लियर हो जाएगा, तभी आप परीक्षा के लिए कुछ कर पाओगे। कुछ आपका 10-20% आपका सिलेबस कवर हो पाएगा अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया है तो। रही बात नोट्स की, तो जब आप एनसीईआरटी सिलेबस को पढ़ोगे, जिसमें कि आपके टॉपिक वाइज आपका सिलेबस चैप्टर में दे रखा होगा, तो आप टॉपिक वाइज उसमें से अपना नोट्स छांटिए, उसमें से जो भी आपको मेन बात लग रही है उसमें से अंडरलाइन कीजिए, उसे अपनी लैंग्वेज में या बुक की लैंग्वेज में जैसे भी आप लिख सकते हो, उसे शॉर्ट नोट के रूप में आप नोट बना सकते हो, जो कि आपके एग्ज़ाम टाइम पे आपके रिवीजन के टाइम काम आएंगे। कितने घंटे पढ़ाई करें, ये भी मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट्स का, बहुतों का। तो आपको मैं बता दूं, आप अगर घंटे देख करके पढ़ाई कर रहे हो तो आप कभी यूपीएससी एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं हो पाओगे। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपका टाइम टेबल है कोई, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, आपने मान लीजिए आपने 10 घंटे का टाइम टेबल बनाया है और आप बिना टाइम देखे ही उस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो, आपको पढ़ते आपको 14 घंटे हो जाते हैं, तो वो मैं मानता हूँ आप वाकई में एक सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम या यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। क्योंकि समय देख करके कभी आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाओगे। और सबसे मेन बात है टाइम की, तो आपका एक दिन का गोल फिक्स होना चाहिए कि आज मुझे इतना कवर करना है। अगर जब तक आप उस सिलेबस को, जो आपने एक दिन का गोल बनाया है, उसको एक दिन में जब तक आपका कवर ना हो जाए तब तक आप पढ़ाई को बिल्कुल मत छोड़िए, चाहे उसके लिए आपको अगली सुबह का सूर्य ही क्यों ना देखना पड़े। इसीलिए टाइम टेबल मैं नहीं बताऊंगा आपको इसमें, आप एक दिन के लिए एक गोल फिक्स कीजिए कि हाँ मुझे आज ये करना है। उसके लिए चाहे आपको कल सुबह का सूर्य देखना पड़े, पर उसको पूरा करने के बाद ही दूसरा गोल फिक्स कीजिए। ये वास्तव में यूपीएससी के लिए पढ़ाई घंटे आपको बताए जा रहे हैं। अब बात आती है आपकी क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन आपकी किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए, ठीक है। आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, बस आप ग्रेजुएशन पास यानी ग्रेजुएशन क्वालिफाई होने चाहिए। अपियर फॉर अप्लाई इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। आप जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है, आप उसके लास्ट 3rd ईयर में आप यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो अपने यूनिवर्सिटी से एक एप्लीकेशन लिखवा करके, ठीक है। बच्चों ने मुझसे पूछा सर हम ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट लें। अब बताइए, मेरे कहने सब सब्जेक्ट बताने से आप कैसे पढ़ लोगे। आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप जिसमें रुचि ज़्यादा रखते हो, वो सब्जेक्ट चयन करना आपके लिए बेहतर होगा, ना कि किसी दूसरे से पूछ करके। आप दूसरे का माइंड नहीं ले सकते हो, क्योंकि जो रोल अपनी लाइफ में आप खेल सकते हो वो दूसरा कभी आपकी जगह नहीं खेल सकता है, क्योंकि जो आप खेलोगे वो बेहतर ही खेलोगे और अच्छे से अच्छा बेहतर करने की कोशिश करोगे। अब बात आती है इसमें एज और अटेम्प्ट की। तो जनरल में आपको 21 ईयर से लेकर के 32 ईयर तक का चांस मिलता है। ओबीसी में आपको 35 तक मिलता है और SC ST में 37 ईयर तक मिलता है। PS या दिव्यांग यानी कि जो विकलांग होते हैं उनके लिए 42 ईयर तक का है। जनरल में आपको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, ओबीसी में 9 अटेम्प्ट मिलते हैं और SC ST में कोई लिमिट नहीं है, जब तक कि उनका टाइम है तब तक वो 10 दे सकते हैं, 15 दे सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कट ऑफ की। तो जो आपकी कट ऑफ है प्रीलिम्स की, आउट ऑफ 200 मार्क्स में से, जो देखिए जनरल की 2018 में 98 पर गई थी, ओबीसी की 96 पर गई थी, SC की 84 और ST की 83 पर। 2017 में बात की जाए तो 105 पर जनरल की गई थी, 102 पर आपकी ओबीसी की और 88 पर आपकी SC और 88 पर ही आपकी ST की गई थी।
2016 में जनरल की आपकी 116 पर गई थी, ओबीसी की 110 पर गई थी, और आपका एससी की 99 और एसटी आपका 96 पर कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 200 प्रीलिम्स एग्ज़ाम। ओके, अब आपका मेंस कट ऑफ आउट ऑफ 1750, जो मेंस का कट ऑफ गया है आपका जनरल का 2018 में वो 774 पर गया है, ओबीसी का 732 पर गया है, एससी का आपका 719 और एसटी का आपका 711। 2017 में आपका जनरल का 809 गया है, ओबीसी का 770 है और आपका एससी का 756 था, एसटी का 749। 2016 में जनरल का 787 था, ओबीसी 745 था और एससी आपका 739 और आपका एसटी जो उसका 730। फाइनल कट ऑफ आउट ऑफ 2025 मार्क्स, जो आपकी फ़ाइनल मेरिट लगती है वो जनरल की 2018 में 982 पर गई थी, ओबीसी की 938, 912 एससी की और एसटी की 912। 2017 में आपकी 1006 पर गई थी, ओबीसी आपकी 968 और एससी आपकी 244 और एसटी आपकी 939। 2016 की बात की जाए तो आपका जनरल का 988, ओबीसी आपका 951, एससी आपका 937 और एसटी आपका 920 पर आपका गया था। अब बात करेंगे हम पाठ्यक्रम की थोड़ा, जो आपका यूपीएससी प्री और मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, करंट अफेयर्स, मैथ एंड रीजनिंग, कंप्रेंजन, हिंदी, इंग्लिश, एथिक्स, ये सभी सब्जेक्ट आपके लिए यूपीएससी के लिए तो नॉर्मल हैं। करंट अफेयर्स का आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो करंट अफेयर्स आपका प्री और मेंस में 50% से अधिक उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपकी वर्तमान में हो रही घटनाओं से संबंधित ही क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप वास्तव में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको न टाइम देखना है न कुछ देखना है, एक अच्छी रणनीति के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे से जी जान से उसमें लग जाइए, क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे तो मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ बनने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए पढ़िए, कुछ करने के लिए पढ़िए, तभी आप यूपीएससी एग्ज़ाम में सक्सेस हो पाओगे। तो आज का मेरा थोड़ा सा ये सिलेबस के बारे में डिस्कस था। तो आपके, मुझे लगता है ये सभी आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका डेली शाम को ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें डिस्कशन हुआ करेगा, वहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी आप हमें बता सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपना सपोर्ट दिखाइएगा, क्योंकि आप अपना मोटिवेट दिखाओगे हमें तो आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि अब इस पर आज से ही समझ लीजिए यूपीएससी सीएसई का कोर्स बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर दिया जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।